हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो आने वाले टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। टीआरई द्वारा पूछे गए समस्त पीवाईक्यू इसमें दिए गए हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जनसंख्या नगरीकरण टॉपिक से जो क्वेश्चन बने थे उसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। पिछला वीडियो ना देखे हो फ्रेंड तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? नागालैंड में है, मिजोरम में, मेघालय में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 री एग्जाम 20/7/2024 में। भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो मिजोरम राज्य में है। फैक्ट है इसका, भारत के मिजोरम उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या का संकेंद्रण 94.4% सर्वाधिक है। मेघालय में 86.1% तथा नागालैंड में 86.5% जनजाति जनसंख्या है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी, घटना पूछ रहा है फ्रेंड, तो ये जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक, तो इससे जो है जनसंख्या घट जाएगी। फैक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। यदि जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था में होगी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं? जन्म मृत्यु एवं विवाह, जन्म मृत्यु एवं प्रवास, जन्म मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं, तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, जन्म मृत्यु एवं प्रवास। जन्म मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। ये तीनों कारक जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट या साक्षरता कहते हैं। अगला पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 शिफ्ट सेकंड पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें जनसंख्या घनत्व डेंसिटी पॉपुलेशन हो जाएगा। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है, अर्थात 1 किलोमीटर के डब्बे में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2024 में इसका 18वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 129वां है। आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5,98,000, 3,20,000, 7,80,000 या 2,34,000। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, आयोग द्वारा
इसको डिलीट कर दिया गया था। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 58,54,510 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 43,91,418 थी। गया पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 था। आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्टर सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। कौन सा भी कथन जो है सही है, इसमें सही कथन बताना है तो कोट में दिया गया है। इसमें हो जाएगा फ्रेंड केवल 2 और 3, अर्थात विकल्प सी सही है। 2 और 3 वाला देख लीजिए फ्रेंड। वर्ष 1950 में शिशु और मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। शिशु मृत्यु दर बारे में सही कथन इस प्रकार है। पहला है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तीसरा पॉइंट है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। अगला पॉइंट दिया गया है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्टर सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 48/1000 वाला राज्य था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक 62.2% है। एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा का सबसे छोटा राज्य एवं सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर या जन्म दर के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। जब जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की क्षमता, वहन क्षमता जो है पारिस्थितिक तंत्र के सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला टॉपिक है जो कि EBS से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे जो क्वेश्चन बने थे फ्रेंड उसको कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? संख्या की पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC TRE 3.0125 एग्जाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं?
तो ये संख्या के पिरामिड में भी पाया जाता है और जीवभार का पिरामिड में भी पाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो सदैव सीधा बनता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड हो जाएगा, लेकिन आयोग द्वारा इसकी उत्तर जो है जीवभार पिरामिड दिया गया था, तो वही आप लोग मानिएगा फ्रेंड, जीवभार का पिरामिड। जीवभार का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चार्ल्स एल्टन, एवलिन हचिंसन एवं रेमंड लिंडमैन ने पारिस्थितिक पिरामिड के विकास में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक खास श्रृंखला में कौन पोषक तत्व स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता का या उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता का, उत्पादक का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0125 री एग्जाम 20/7/2024 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खास श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर को ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक में पूछा गया है फ्रेंड, तो इसमें उत्पादक हो जाएगा। प्रोड्यूसर जो है सबसे पहले होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक जो है हो जाएगा। एक खास श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों में सबसे अधिक होती है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा पौधों के विभिन्न कार्बनिक उत्पादों में संग्रहित रहती है। एक खास श्रृंखला का उदाहरण घास, हिरण और बाघ है। तो घास जो है प्रथम ये उत्पादक है और ये प्राथमिक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक तृतीयक दोनों में आता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खास श्रृंखला है? घास, हिरण और बाघ। तो ये विकल्प जो है सही है फ्रेंड। घास मछली गाय, घास खरगोश और हाथी ये नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो ये हिरण हो जाएगा। पहले घास होगा, घास को हिरण खाएगा और हिरण को बाघ खाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, इसका पूरा नाम पूछा है फ्रेंड, फुल फॉर्म दृढ़ीकृत कणिका तत्व, सोलिफाइड पार्टिकुलेट मैटर। और दूसरा दिया गया है विकल्प निलंबित कणिका तत्व, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो है मैटर। तीसरा विकल्प दिया गया है सी वाला सॉल्युबल पार्टिकुलर मैटर, जो कि घुलनशील कणिका तत्व दिया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 20/7/2024 में। तो एसपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणिका तत्व। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिका तत्व, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। यह हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। गुइंडी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। भगवान महावीर बिहार में स्थित है। बलपक्रम जो है मेघालय में स्थित है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड कम्युनिटी में पोस्ट किया गया है, अगर ना देखे हो तो देख लीजिएगा, वहाँ पर किया गया था इसको। राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3.0125 री एग्जाम 20/7/2024 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये महान भगवान महावीर का जो ये है तो ये बिहार में नहीं है, ये गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसमें यही विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में स्थित है और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 125 री एग्जाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर अर्थात जल वाष्प है या SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 125 री एग्जाम 20/7/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है अम्ल वर्षा एक के लिए प्रदूषक है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा में शामिल होते हैं। अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 4.2 से 4.4 होता है। pH मान पूछा जाए फ्रेंड तो होता है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक। इसको ध्यान रखिएगा। इस pH को किसने दिया था pH स्केल को? तो सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यदि 7 रहे तो न्यूट्रल होता है, ये जल का pH मान है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? इसको बताना है। पहला विकल्प है चीड़ के जंगल में, झाड़ियों के जंगल में, बांज के जंगल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.0 125 री एग्जाम 20/7/2024 में। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो इसमें बांज के जंगल हो जाएगा और चीड़ का जंगल, ये दोनों सही है लेकिन आयोग द्वारा बांज के जंगल का ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजाति बांज के जंगल में निवास करती हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें डी विकल्प हो जाएगा, दोनों चीड़ के जंगल और बांज के जंगल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसको सुरक्षा दी जाती है? केवल जंतु जात को या संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को या केवल पादप जात को? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3.0 125 री एग्जाम 20/7/2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पति जाति, प्राणी जाति, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? बीटा मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, He मॉलिक्यूल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है क्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होते हैं? तो ओजोन मॉलिक्यूल जो है विनिष्ट होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन
क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन जब वातावरण में मुक्त होता है तो यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। समतापमंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम फ्रियान है। CFCs का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर तथा 1/3 भाग फोम इंसुलेशन उत्पाद के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र की अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। उपयुक्त में से एक अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 14/12/2023 जो है पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र सर्वाधिक अस्पष्ट होता है। तो कहाँ पर अस्पष्ट होता है? तो ये ध्रुव पर अस्पष्ट होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में। तो इसमें विकल्प नहीं है, तो इसमें ई विकल्प जो है सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिका क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली होती है और ओजोन छिद्र की पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? उत्पादक के रूप में, अपघटक के रूप में, द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 6 to 8 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो ये अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया व कवक अपघटक मृत जीवी के रूप में होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों का पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का खोज किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1906 में, 1904 में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 6 to 8 एग्ज़ाम जो 2024 में कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में सन 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, HF है या CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 1 to 5 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों द्वारा और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए पैन, प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि हैं। ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। वे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HF हो गया और HC इत्यादि। इस प्रकार विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आजीवी कारक नहीं है? आजीवी कारक नहीं पूछा है, अर्थात जीवित कारक है। आर्द्रता हो गया, जंतु हो गया, 49 हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 1 to 5 एग्ज़ाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आजीवी कारक नहीं है? तो जंतु जो है आजीवी कारक नहीं है, किसमें इसमें जो है जान पाया जाता है, अर्थात जीवित कारक है। आजीवी या अजैविक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल एवं भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित जीवों से संबंधित है, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता एवं डिकम्पोजर इत्यादि। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें जो है पूछा गया क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रथम प्रभाव जो है प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इन सभी में पाया जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में सभी मौजूद होते हैं, फूल भी, तना भी और पत्तियां भी। तो इसमें जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर के ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ाने से रोकते हैं और उनके खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों व तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार सही विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? 1667, 1767, उपयुक्त में 1867, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष कब था? तो ये 1767 है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1767 में की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है नियतवादी का, संभववादी का, संभाव्यतावाद का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि संबंधित है, तो ये संभववाद विचारधारा से संबंधित है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान व चारगाह इत्यादि संभववाद के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नवनियतवादी को, नवनियतवादी को, वैज्ञानिक नियतवादी को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक को जन्म दिया है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद को बीच मध्य वर्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इसके तहत प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतवादी को और नवनियतवाद को जन्म दिया। अतः विकल्प डी सही, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप में वृद्धि, जो पौधे हैं उनसे खतरा है, या जनसंख्या में वृद्धि, या फसल में वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 एग्जाम
2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो इससे खतरा है पर्यावरण को। पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि से है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। इससे वायु व जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का तेजी से ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था। तो बात किया जाए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो 4 है फ्रेंड, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड, पूर्वी घाट और हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट अपनी उच्च प्रजाति, समृद्ध और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं फ्रेंड, जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। पानी की बहुत प्रदूषित, पानी कम प्रदूषित है। पानी की सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था। बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो किसको इंगित करती है? जिसमें पानी की जो है बहुत प्रदूषित है, पानी जो है बहुत प्रदूषित है, इसको इंगित करती है। बीओडी जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग उच्च जल प्रदूषण को इंगित करता है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है रोगजनकों के कारण या गलफड़ों के बंद हो जाने पर ऑक्सीजन की कमी से। उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम जो 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियाँ क्यों मृत्यु हो जाती हैं? इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन का जो है कमी हो जाती है। मल के द्वारा दूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि जल दूषित में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जल निकायों में वाहित मल को डाला जाता है तो तालाब में अपशिष्ट जल तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है, इससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं हिमालयी क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0125 एग्जाम 2024 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। वे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। इन्हें महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1968 में, 1990 में, 1980 में, 1960 में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0628 री एग्जाम 19/7/2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1968 में आयोजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभाव में आई। अगला क्वेश्चन है,
भारत में घड़ियाल प्रजनन कहाँ स्थापित किया गया है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल अर्थात सुंदरवन WV, कार्बेट उत्तराखंड में, मुरैना मध्य प्रदेश में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है BPSC TRE 3.0 6 to 8 री एग्जाम 19/7/2024 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मुरैना के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभयारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती हैं। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कराया जाएगा फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? नहीं पूछा गया है। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास करना, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ियों का एक भी कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। BPSC TRE 3.0 11 to 12 एग्जाम 22/7/2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड, इसमें विकल्प जो है ई सही हो जाएगा। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ियों का एक भी कारण तीनों वनस्पतियों और जीवों की कमी के वैध के कारण है। अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नहीं पूछा है फ्रेंड, इसमें नहीं पूछा था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है विकल्प सही है लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए इसका विकल्प जो है ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है पारा, कैडमियम, सीसा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 14/12/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन है? तो सीसा है, लेड है। सीसा, लेड ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है परिस्थिति की अशांति, तबाही, परिस्थिति की क्षरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 2.0 14/12/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। पर्यावरण प्रतिकूल परिवर्तन जो है ये कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन परिस्थिति क्षरण इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहलाता है। पारिस्थितिकी क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल एवं भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में व अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्यजीव, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत, भवन, स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, केरल में, असम में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है BPSC TRE 2.0 14/12/2023 पेपर फर्स्ट में। एक सींग युक्त गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा, इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे IUCN की लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मानव महावीर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2024 23 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे फ्रेंड, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य और अवस्थिति दिया गया है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कूनू वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। हेली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बार बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167, 3267 या 3067। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 में। बाघों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसमें 3167 हो जाएगा, विकल्प ए सही है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध जो है किससे है? उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गढ़ी गवीलगढ़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में से बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी किससे उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति या उपयुक्त में से ऐसे देखो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसें रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है फ्रेंड दुर्लभ प्रजाति के। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके उदाहरण है? तो दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंसें रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। दुर्लभ प्रजाति के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजाति लुप्त प्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती हैं, इसलिए इसके संरक्षण में विशेष आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन को, ऑक्सीजन को, सल्फर डाइऑक्साइड को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। किस गैस को वायुमंडलीय गैस प्रदूषण माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को माना जाता है। अम्लीय वर्षा का भी कारण है फ्रेंड। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसों के प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्रकृति रूप से वायु के भाग, अतः सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक है।
किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीनीकरण पदार्थ नहीं है? नहीं पूछा गया फ्रेंड। लकड़ी है, रुई है, एल्युमिनियम पत्री है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 18/12/2023 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा जैव निम्नीकरण का पदार्थ नहीं है? तो इसमें एल्युमिनियम पत्री जो है जैव निम्नीकरण का पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विकसित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव निम्नीकरण पदार्थ के एल्युमिनियम पत्री जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओमनिवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे कार्निवोर कहते हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकता किसी अन्य प्राणी के शरीर भागों को ग्रहण करने के पूरी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वालामुखी, समुद्र तट, निकट तटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पूछा गया है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीवमंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर 10,50,000 ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 10,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 21 द्वीपों में के साथ नवमुखु समुद्री शैवाल युक्त समुद्र घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, खारे दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं। खाड़ी के 3600 पौधे और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय गाय, डुंगान और 6 मैंग्रोव प्रजातियां प्रायद्वीपीय भारत में स्थानीय हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है नदी, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN इंटरनेशनल कंजर्वेशन नेचर द्वारा रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला विकल्प है इसमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती हैं। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। सही कथन बताना है, इसमें यहाँ पर दिया गया है सही कथन। ये पूछा गया है 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो है गंगा डॉल्फिन के उपलक्ष्य में सभी विकल्प जो हैं सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देख लीजिए विकल्प। गैंगेटिक डॉल्फिन जो हैं उसके कथन बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN
कि रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये विकल्प सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी विकल्प जो है सही है। अगला विकल्प है यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। ये भी विकल्प सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी विकल्प सही है। तो इसमें उपयुक्त में से एक सदिक हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती हैं। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इको लोकेशन अर्थात परस्पर ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु के परिवर्तन के महासागर मीठे पानी के ग्लेशियर से 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर से संबंधित है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विकासकाल विशालकाय कछुए मोनरिया एमिस मुख्य रूप से एशिया में से सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मौलिना एमिस मुख्य रूप भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। पेरियार पूछा जाए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। पेंच पूछा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनारिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुए प्रजाति में से एक है। भारत के नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इटंकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांगी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। अतः वर्ष 1993 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु, सिक्किम ने किया है, असम ने या मेघालय ने? 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तमिलनाडु राज्य ने किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु राज्य सफेद पीठ गिद्धों वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्ध की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत
ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 प्रजातियां अधिक और सरीसृप की 49 और उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। धातव्य है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। एरू, लास, कुरुम्बा, मुदुगास और कुंटुनैकर यहाँ की प्रमुख जनजाति समूह हैं। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली के क्षेत्र में जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना की गई थी? 2010, 2011, 2012 उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तय किया गया था वर्ष 2010 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है। वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसमें वनस्पति उद्यान जो है शामिल नहीं है। स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट प्रकार की संरक्षण पद्धति के प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। जबकि स्थानीय या इंस्टीट्यूट प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र स्थान में रखा जाता है जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, वन भूमि से या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड से। इसको जो है 2 फरवरी को मनाते हैं फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो है लाइकेन हो जाएगा जो कि शुष्कता विकल्प ए सही है। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी
प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्कता रंभीय अंकुरण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान अर्थात न हो तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समावस्था में होता है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पूछा गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है तो ये है धान का खेत। इसका मीथेन का सूत्र होता है CH4 केमिकल फार्मूला। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में सी विकल्प जो है सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के लिए दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दौरान के माध्यम से भी निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण संचित होता है आर्किड में द्वारा, मैंग्रोव द्वारा या लाइकेन द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित करता है तो लाइकेन द्वारा सूचित किया जाता है। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता पर मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये स्थित है फ्रेंड कहाँ में? गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 5%, 10%, 15%। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10% अवशोषित होती है। इसको किसने दिया था? तो लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती हैं और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती हैं। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह प्रतितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करता है।
अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन द्वारा, हकल द्वारा, एल्टन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो अभी पिछला वाला फैक्ट अगर देखे हों सही से तो इसमें विकल्प जो है ए सही हो जाएगा, लिंडमैन द्वारा। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? जलोद्भिद में, मरोद्भिद में, लवणोद्भिद में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस में पाया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक में पाया जाता है। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणोद्भिद दोनों में पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक पूछा गया है फ्रेंड। पैन, SO2, ओजोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसमें डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राथमिक प्रदूषक परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। इसमें है ओजोन, पैन और SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व आदि। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जो है विकल्प में तीनों विकल्प जो हैं पैन, SO2 और ओजोन, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ओडम के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, क्लेमेंट्स के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी TRE बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ओडम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किनका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मेथेमोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट के, कैडमियम के, फास्फेट के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेथेमोग्लोबिनीमिया जो है किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रेट के पीने के कारण। इसमें विकल्प जो है ए सही है। मेथेमोग्लोबिनीमिया रोग नाइट्रेट में
उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायन के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं, नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है बहुदिवसीय, एक दिवसीय, त्रिदिवसीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये एक दिवसीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो इनमें से सभी हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटकों में हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल और सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैविक मतलब जिसमें जीव हो, अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न की जाती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है। ये धान के खेत में उत्पन्न होता है, गाय भैंस जब जुगाली करते हैं तब उत्पन्न होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला जो है CH4 होता है। लैंडफिल से मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तृत भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड लैंडफिल गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप हिरण शेर, पादप मेढक सांप, पादप खरपतवार मछली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पादप हिरण और शेर करते हैं। पादप को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पादप, हिरण, शेर यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, नहीं पूछा है। जीवाणु के द्वारा, मृतोपजीवी के द्वारा, परजीवी के द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक से नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेक वर्ष लगता है। इसके रसायन आपस में या आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं सौर सेल में, पवन चक्कियां में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक शामिल हैं। पवन चक्की हो गया, सौर सेल हो गया, ये सभी जो हैं कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन और भूतापी बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है तो आहार जाल कहा जाता है। इसमें विकल्प जो है सी सही है, आहार जाल कहा जाता है। विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई व जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्य प्रत्येक जीवों 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी श्रृंखला आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं को जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल, फूड चेन कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 5%, 2%, 1%। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो 1% करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली है? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिली है। चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इसे आंदोलन की शुरुआत 1973 में गौरा देवी ने किया था, लेकिन आगे इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इससे जुड़े अन्य व्यक्ति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो स्वपोषी मौजूद होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर, प्रत्येक चरण जो है एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पाद हरे पौधे या स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा द्वितीयक स्तर पर मांसाहारी तथा तृतीयक उपभोक्ता मेढक और तृतीयक स्तर पर सांप शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल का उपस्थित में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? स्वपोषी करता है या कुछ जीवाणु करते हैं या जंतु करते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं।
ये जीव सौर को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग जो है खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल है, पॉलीफॉस्फेट है, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन है। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषक के जैसे कि ग्लिसरॉल के भी, और पॉलीफॉस्फेट की, और सल्फोनाइड, हाइड्रोकार्बन के। तो अर्थात इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, ग्लिसरॉल जो है, उसके बाद पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, ये सभी साबुन और डिटर्जेंट के प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधे और जानवरों से निकाले जाते हैं। इसे ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प जो है सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? नहीं पूछा गया है। फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस जो है नहीं है। नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का भी रासायनिक चक्र होता है। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व गैसीय चक्र कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। फास्फोरस औषधि जैव रासायनिक चक्र हैं। इसके अनुसार फास्फोरस की गति अष्टमंडल, जलमंडल, जैवमंडल में होती हैं तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र अष्टमंडल में है। तो ये आपका जो है पर्यावरण से जो पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा फ्रेंड, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, उसमें पीडीएफ पड़ जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।